वालेकुम जी, अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ। अच्छा, मुझे एक जो है वो मेरे एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया था कि हम जब कोई भी माइक्रोवेव लिंक अगर हम बनाते हैं तो उस लिंक में ज़ाहिर-सी बात है कि 2 तरफ इक्विपमेंट लगेगा, कोई एंटीना लगेगा, क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। तो उसका ये पॉइंट था कि जी अगर आप उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा हमें बताएँ। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से इस तरह की एक सीरीज़ बनाने का सोच रहा था, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हों, टेक्निकल सवाल हों, तो मैंने कहा ये एक अच्छा मौका है और यहाँ से ही मैं एक कोर्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप इसको इस कोर्स की एक बिल्कुल पहली वीडियो भी समझ सकते हैं। तो इस कोर्स को मैं एक नए नाम से और एक यूट्यूब में भी एक नए उसमें डालूँगा। इसका एक नया समझें कि वो होगा जहाँ पे आप मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोस जो हैं वो ऐड करते हैं और यूडेमी पे भी मैं इसको एक नए कोर्स के तौर पे डालूँगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा-सा पहले चूँकि किसी ने सवाल भी किया था, थोड़ा-सा उसके सवाल के जवाब में ये वीडियो है, तो इसको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। उसने कहा था कि जब आप एक नया लिंक बना रहे होते हैं, तो आप एंटीना और सब चीज़ें कैसे कंसिडर करते हैं? ये काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन जैसा कि आपने बताने की शुरू किया, जब एंटीना करते हैं तो अच्छा ये कोई बाकायदा पूरी लिस्ट नहीं है, यानी मसलन बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मोटा-मोटा हम एंटीना साइज़, गेन, एंटीना टाइप, रेडियस, टावर लोडिंग, फिर अगर वो डुअल पोल एंटीना है तो एक्सपीडी और 3 dB बीम विड्थ क्या होती है, एंटीना माउंट्स किस किस्म के होते हैं। तो ये मैंने मोटी-मोटी कुछ चीज़ें एंटीना में डाली हैं। इसी तरह से मैं कुछ मोटी-मोटी चीज़ें रेडियो इक्विपमेंट में भी कवर करूँगा और हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए तो मैं इसी वीडियो को 2 में भी तोड़ दूँगा ताकि ज़रा देखने वालों के लिए आसानी रहे, तो मैं एंटीना और रेडियो में इसको अलग-अलग कर दूँगा। तो हम पहले एंटीने ही की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी साइट बना रहे होते हैं तो एक तरफ एक एंटीना लगता है, दूसरी तरफ दूसरा एंटीना लगता है। तो हम एंटीने में कैसे हम एंटीना सेलेक्ट करते हैं, क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ कि वैसे तो वीडियो मेरी जनरलाइज़ होती है, ये किसी इक्विपमेंट वेंडर या किसी के साथ नहीं होती है, तो मैं किसी न किसी वेंडर की तो खैर डाटा वगैरह उठाता हूँ। जैसे मैंने किसी एक खास वेंडर का डाटा उठाया हुआ है, कुछ लोगों को शायद समझ में आ जाएगा देख के, लेकिन मकसद यहाँ पे ये है बताना भी है कि ये किसी वेंडर के लिए नहीं है, ये एक जनरल हम बात करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो ये एक एंटीना स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। तो यानी ये तो एक वेंडर का है, मॉडल नंबर से शायद लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा ये किस वेंडर का है, लेकिन और मैं इसको छुपा भी सकता था, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि जी मैं किसी का अगर डाटा यूज़ कर रहा हूँ खुद ही से, तो ठीक है मैं उसके डाटा को यहाँ पे रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने उससे कोई फ़ायदा लिया है। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख लें, आप इस वेंडर को इग्नोर कर दें, आपको आमतौर पे इस तरह से एंटीना स्पेसिफिकेशंस इस शक्ल में मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पीछे बहुत सारे नाम लिए थे चीज़ों के, जैसे एंटीना साइज, गेन, रेडियस, टावर लोडिंग, एक्सपीडी, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है, क्योंकि एंटीने की एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, जैसे इनके कुछ एंटीने हैं वो इस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करते हैं। अच्छा, इसमें ये आप ये भी ख्याल रखें कि अगर एक एंटीना है, उसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है, वो मैं आगे जाके भी थोड़ा-सा और भी बताऊँगा, लेकिन जो मसलन वो ज़रूरी नहीं है कि उस बैंड के अंदर उनका एक ही एंटीना टाइप हो। एंटीने के पीछे जो एंटीने का जो समझें कि एक एंटीने की आगे डिश होती है और फिर पीछे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कुछ चीज़ें लगती हैं। तो जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है ना, वो इस पूरे रेंज को नहीं कवर करता है, वो उसकी कुछ पार्ट ऑफ रेंजेस को कवर करता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें डिटेल्स भी हैं, वो सारी डिटेल जो कि नहीं दी जा पाती हैं बाज़ औक़ात, तो लेकिन आपने इसको थोड़ा-सा खुद भी कुछ स्टडी करना है, कुछ खुद आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो वो आपने पूछना है। तो अच्छा, यहाँ से अगर हम शुरू करें, तो ये जो एंटीना है ये इनके पास 2 टाइप का है, एक तो सिंगल पोलराइज़ और डुअल पोलराइज़। यानी इसका मतलब ये है कि ये इस एंटीने में या तो एक ही ओडीयू लगेगा एक पोलराइजेशन पे, जब अगर ये सिंगल पोलराइज हो। डुअल पोलराइज की सूरत में इसमें 2 ओडीयू लग सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पे लग जाएगा, एक वर्टिकल पे लग जाएगा। सिंगल की सूरत में आप एक ही एंटीने की पोर्ट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एंटीना एक ही होता है, उसकी पोर्ट आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर देते हैं। डुअल की केस में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल पोर्ट यूज़ कर लेते हैं तो दूसरी आपको हर हाल में वर्टिकल यूज़ करनी पड़ती है। तो 2 पोर्ट उसमें होती हैं, दोनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं या दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों यूज़ करेंगे तो फिर एक हॉरिजॉन्टल अगर होगी, दूसरी वर्टिकल होगी और उसमें सेम फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है, तो आप सेम फ्रीक्वेंसी को डबल यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो ये आपको फ़ायदा होता है। यहाँ पे इनके डायमीटर आ गए 0.9 है, तो ये 3 फीट का है। अच्छा, आप इनके नाम देखें तो ये जो SC3 है ना,
आप इसका पहला पार्ट देखें तो ये SC3 है, तो SC3 में जो 3 है ना, ये 3 फिट है, इसी तरह ये 4 फिट है और ये 6 फिट है। और 60 का मतलब ये है कि ये अगर आप इसको देखें, इसकी सेंटर में 6 गीगाहर्ट्ज आ रहा है, तो 60 का मतलब है कि ये 6 गीगाहर्ट्ज के एंटीने हैं। अच्छा, इन दोनों में अगर आप फर्क देखें नेमिंग में, तो एक एक्स का फर्क आ गया है, क्योंकि एक्स का मतलब ये है कि ये क्रॉस पोलराइजेशन, इसमें दोनों पोलराइजेशन है। डुअल को जो है वो यहाँ पे नेमिंग में आमतौर पे एक्स से जाहिर करते हैं। यहाँ को इसलिए भी बता रहा हूँ इससे कि ज़्यादातर लोग नेमिंग एक ही तरह से करते हैं, तो अगर आपको जो पहला नंबर मिलता है वो आमतौर पे फीट होता है, यहाँ पे एक्स से ये बता देते हैं, और ये जो अगला नंबर होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं। अच्छा, अगर आप ये देखें तो एंटीना का जो साइज है ना, और अगर हम सिर्फ मिड गेन ही को लें, तो आप ये देखें कि एंटीना का साइज ये 3 फिट से 4 फिट हुआ ना, तो गेन में 2 dB का फर्क पड़ गया। 4 से फिर 6 हुआ तो गेन में कोई 4 dB का फर्क पड़ गया। मतलब कि जैसे जैसे साइज एक एक फिट बढ़ रहा है, तो हर एक फिट पे गेन में तकरीबन तकरीबन अंदाजन 2 dB का मिड गेन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, मिड गेन इसके 3 तरह के होते हैं, यानी एक लोअर के ऊपर, एक मिड के ऊपर और एक हाई के ऊपर गेन। अच्छा, इन चीज़ों की और डिटेल में जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी ना, मैं उसमें थोड़ा सा इनकी डिटेल्स में भी जाऊंगा कि ये लो मिड और हाई के क्या फ़र्क होता है। लेकिन आप आमतौर पर जब कंसिडर कर रहे हो तो फिर आप मिड गेन को कंसिडर कर सकते हैं अपनी नॉर्मल वर्किंग के लिए, क्योंकि आपने वैसे भी किसी एक को कंसिडर करना होता है, या फिर आप इसकी एवरेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप कुछ एंटीना कंपैरिजन कर रहे हैं दो कंपनियों का, तो आप इनकी एवरेज को या फिर मिड गेन को या फिर तीनों गेन्स को अलग अलग कंसिडर करेंगे। सब बहरहाल आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, तो ये 3 dB बीम विड्थ है। तो अच्छा, ये फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे इसकी भी फिर वही बात है कि इसकी थोड़ी सी डिटेल में मैं अपने अगली किसी वीडियो में जाऊंगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ये देखें कि जैसे जैसे एंटीने का साइज बड़ा हो रहा है, उस एंटीने की 3 dB बीम विड्थ कम होती जा रही है। देखिए, इन तीनों की बिल्कुल एक है, इन तीनों की बिल्कुल वही है। तो यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है ये जो कि एंटीने की डिश के साइज पे डिपेंडेंट है। जितना बड़ा एंटीना होगा उसकी बीम विड्थ उतनी नैरो होती जाती है। इसीलिए हम आमतौर पर, अपने अगर आपने ये सुना होगा ये जुमला कि जितने बड़े एंटीने होते हैं उनको पैन करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी असल में बीम विड्थ जो है वो श्रिंक होती जाती है। तो इसलिए फिर उनको डिटेक्ट करना जो है वो एक्चुअल पॉइंट डिटेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, VSWR जो है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो, ये जो लोग एंटीना लगाते हैं उनको पता होगा, ये कपलिंग के लिए आपको VSWR मैच करनी पड़ती है। अच्छा, VSWR से ही रिटर्न लॉस निकलता है कि आपका जो इनपुट आ रही है पावर, उसको कितना रिटर्न लॉस मिलेगा। अच्छा, ये भी चूंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको अभी आप ऐसे ही गुजार लें। फिर आ जाती है हमारी क्रॉस पोलराइजेशन। तो ये इसमें तकरीबन आप ये देखें कि ये सब में 30 है, तो ये आम तौर पे हमें 30 ही मिलती है ज़्यादातर जगहों पे। और ये सिंगल पोल एंटीने में तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होती है, कि उसमें पोलराइजेशन होती ही एक ही है। डुअल पोल एंटीने में इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों पोलराइजेशन के बीच में 30 dB का डिफरेंस मिलेगा, जो कि एंटीना खुद देगा, यानी 30 dB वो देगा। बाकी आपका इक्विपमेंट उसमें कितना ऐड करता है उससे, यानी बाद औक़ात आपको अच्छा इक्विपमेंट इसीलिए भी चाहिए होता है। जैसे रेडियो, बाद औक़ात आप किसी अच्छी एंटीना किसी अच्छी कंपनी का भी ले लें, इक्विपमेंट बहुत अच्छा ना लगाएं तो वो भी आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्योंकि ये जो एक्सपीडी की एक्स पोलराइजेशन की जो वैल्यू है, जिसको एक्सपीडी की वैल्यू भी कहते हैं, ये आपको आमतौर पे 30 ही मिलती है, अच्छे से अच्छे एंटीना में भी 30 ही मिलती है। बाकी आपका इक्विपमेंट कितना काबिल है, कितना उसके अंदर कितनी एक्सपेक की क्वालिटी है, वो उस लिहाज से उसको देखेगा। अच्छा, IPI जो है ये इंटर पोर्ट आइसोलेशन है। इसमें आप ये देखें कि सिंगल वाले में ये वैल्यू है ही नहीं। तो यानी चूंकि डुअल वाले में 2 पोर्टें लगी हुई हैं, तो उन दोनों पोर्ट्स के दरमियान भी 35 dB का आइसोलेशन है, यानी एक पोर्ट पे सिग्नल है वो 35 dB कम होकर दूसरी पोर्ट पे भी आपको थोड़ा सा मिलता है। तो ये इन्होंने एक वैल्यू अपनी बता दी कि जी हमारी IPI की वैल्यू इतनी है। ये वैल्यू वैसे आमतौर पे पहले नहीं होती थी, तो ये अच्छी बात है। ये तो आपकी जो 2 फिजिकल पोर्ट लगी हुई हैं वो भी बहरहाल आपस में कुछ ना कुछ सिग्नल जो है वो शेयर करती हैं ऑटोमेटिकली। फिर ये आपकी फ्रंट टू बैक रेशियो है, यानी कि आपका एंटीना फ्रंट पे जो वैल्यू दे रहा है उसमें से कितनी वैल्यू वो बैक पे भी दे रहा है। मसलन अगर फ्रंट के ऊपर अगर वो 10 dB का सिग्नल भेज रहा है, तो वही एग्जैक्टली सेम सिग्नल वो अपनी बैक पे -50, यानी 60 dB अगर यहाँ लिखा है तो 60 dB बेलो वो अपने बैक पे भी देगा। तो आप जब आप दो एंटीने बैक टू बैक अगर लगाते हैं और अगर वो सेम चैनल पे हैं, तो फिर आपको ये थोड़ा सा आपके जहन में होना चाहिए कि ये इनके अंदर कुछ ना कुछ फ्रंट टू बैक रेशो भी आएगी। US FCC 100-101 कैटेगरी, ये भी मैं यहाँ पे अभी इसको कोई ख़ास नहीं वो करूँगा, आपको एक ऐसा दिखा दूंगा अभी मैं थोड़ा सा। इसके साथ में आपको हल्की सी कुछ चीज़ें इसमें से
दिखाने की कोशिश करूँगा पाथ लॉस में। अच्छा, अभी आ जाती है एंटीने की फाइन एडजस्टमेंट, यानी अजीमुथ और एलिवेशन में। यानी अगर आपने एक एंटीना जो है वो फर्श की तरफ ऐसे लगाया है, यानी ये इस तरह का एंटीना है, तो आप इसको इस तरफ कितना टिल्ट कर सकते हैं आसानी से, और ऐसे ऐसे कितना टिल्ट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का लफ्ज यहाँ पे नहीं यूज होता है, एलिवेशन और एजीम्यूथ का लफ्ज यूज होता है। तो आप इसको बहरहाल एंटीने को आप कितना टिल्ट कर सकते हैं, यानी इसकी टिल्टिंग कैपेबिलिटी है ये। और ये आमतौर पे बल्कि हर जगह ही मैकेनिकल होती है। तो मैकेनिकल टिल्ट होता है ये 15 डिग्री तक आप टिल्ट कर सकते हैं। ये चूँकि काफ़ी बड़ा है तो ये 5 डिग्री ही टिल्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि जो 3 फीट वाले हैं, 4 फीट वाले वो ज़्यादा टिल्ट होते हैं, बड़े वाले ज़रा कम टिल्ट होते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज़ आ गई, ये भी काफ़ी ज़रूरी होती है कि आपकी विंड स्पीड कितना ये बर्दाश्त करेगा। 180 किलोमीटर और सर्वाइवल इसका 250 किलोमीटर यानी है। तो ये भी हम थोड़ा-सा आगे देखेंगे कि ये किन चीज़ों की वजह से बात हो रही है। और आखिरी में इसका नेट वेट आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे इसको सिर्फ थोड़ा-सा इन पॉइंट्स के बारे में हल्का-सा वो किया है। अब ये है कि जी हमने एक एंटीना एक्चुअली चूज़ कैसे करना है, वो मैं अपनी अगली वीडियोस में थोड़ा-सा और भी डिफ़ाइन करूँगा। लेकिन जब हम चूज़ करते हैं तो हम बहरहाल ये सारी चीज़ें किसी न किसी फ़ॉर्म में देखते हैं कि मसलन अगर हमारे पास एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर हमने, अच्छा मैं पाथ लॉस में चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब जैसे देखें यहाँ पे मैंने अगर एक एंटीना चूज़ किया, मैं फिर वक्त कोई भी एंटीना चूज़ कर लेता हूँ ज़्यादा डिटेल में ना जाने के लिए। अब जब हमने ये एंटीना चूज़ कर लिया तो इसने मुझे ये बता दिया कि जी फ्री स्पेस लॉस जो है वो इस लिंक का हमारे पास 114 डीबी है, ठीक है। और अब जब हम इसमें, अब ये एंटीना जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये +30 60 डीबी, यानी इसका मतलब ये है कि ये 114 में से 60 डीबी तो आपका ये एंटीना आपको लॉस रिकवर कर देगा। अब जब हम इसमें इक्विपमेंट डालेंगे तो कुछ लॉस इक्विपमेंट भी रिकवर करेगा, क्योंकि इक्विपमेंट का फिर एक थ्रेश होल्ड आएगा। तो उस वजह से हम ये देख लेंगे कि ये टोटल इक्विपमेंट कितना लॉस हमारा उठा सकता है। मैं यहाँ पे एक फिलहाल इक्विपमेंट भी सिर्फ इसीलिए डाल देता हूँ कि आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। इस वक्त मकसद सिर्फ एक आइडिया देना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अच्छा, कुछ चीज़ें और डालनी ही पड़ेंगी, वरना, बल्कि नहीं, अभी तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे बैक एंड का डाटा ही नहीं है। लेकिन चलें, आप इसको मोटा मोटा ये देख लें तो यहाँ पे ये 61 डीबी का, यानी देखिए रिसीव सिग्नल -25 आ रहा है। और इक्विपमेंट का थ्रेशोल्ड इसने यहाँ पे हमें नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये RX -25 आ रही है, और फेड मार्जिन ये 61 दे रहा है। इसका मतलब है कि इक्विपमेंट तकरीबन 85-86 के थ्रेशोल्ड पे है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा फेड मार्जिन आ रहा है 61 का। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड इसका हमें यहाँ से, यहाँ ये देखिए ये -87, इतना ही मैं भी बता रहा था, ये इन दोनों को ऐड करके निकल आता है। यानी ये 61 से आप इसको माइनस करें, थर्मल फीड मार्जिन से आप रिसीविंग को माइनस करें ना, तो आपके पास थ्रेशोल्ड आ जाता है। तो यहाँ से नज़र ये आ रहा है कि आपके पास एक अच्छा खासा फीड मार्जिन होगा इस पे। तो आप क्या करते हैं कि आपने फ़र्ज़ कर लें बिल्कुल एक नया नया सिस्टम लगाना है, तो आपको अगर बिल्कुल कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपके पास कोई गाइड बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे बाज़ जो कंपनीज होती हैं वो एक अपना एक प्लानिंग गाइडलाइन बनाती हैं, उसमें ये बताती हैं कि जी किस साइज़ के लिंक्स के ऊपर आप किस फ्रीक्वेंसी और क्या इक्विपमेंट लगाएं और किस साइज़ का एंटीना लगाएं, यानी ताकि एक बंदे को एक जनरल गाइडेंस मिली हुई हो, ताकि उसके ज़रिए वो एक फौरी तौर पे प्लान कर ले। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारा 5 किलोमीटर का कोई लिंक है और हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है वो 18 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी है। तो हम 18 गीगाहर्ट्ज़ को भी 5 किलोमीटर पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो छोटे एंटीने के साथ। लेकिन हमारे पास अगर कोई 23 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम 23 गीगाहर्ट्ज़ भी उस पे लगा सकते हैं, और थोड़े से बड़े एंटीने के साथ वो चल जाएगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस और अपने उसकी बेस पे एक गाइडलाइन बना लेते हैं, ताकि कोई जो भी नया बंदा है तो उसको एक तरह की एक बिल्कुल शुरू से गाइडलाइन मिल जाए कि यार ऐसे 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 आप करें। वरना फिर जो तरीके मैंने आपको दिखाया है कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मैं खैर अपनी अगली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि एक लिंक का फ्री स्पेस लॉस कैसे निकलता है, एंटीने की चीज़ें कैसे निकलती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा इसका बैक के ऊपर क्या हो रहा है वो थोड़ा समझ में आए। लेकिन आप ये याद रखें या ये ख्याल रखें कि
जैसे जो बहुत बड़े हॉप होते हैं उसमें बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, क्योंकि छोटी फ्रीक्वेंसियाँ दूर तक जा सकती हैं, बड़ी फ्रीक्वेंसी थोड़ी करीब तक जाती हैं। तो सिटी के अंदर हम आमतौर पर बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, 60 गीगाहर्ट्ज़ ई बैंड वगैरह में काम करते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे हॉप्स होते हैं तो उसमें ई बैंड वगैरह भी चल जाता है काफ़ी अच्छी तरह से। तो ये कुछ चीज़ें आपको वक़्त के साथ-साथ लर्न हो के, यानी अब आजकल प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपके बाद औक़ात 5-500 मीटर के और 600-600 मीटर के, 700 मीटर के भी लिंक आते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर केबल वगैरह डालना बहुत मुश्किल होता है। आप नई ऑप्टिकल फाइबर केबल तो डाल नहीं सकते हैं, माइक्रोवेव फ़ौरन लगा सकते हैं। तो माइक्रोवेव आप बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं, कंपनी है उसके 2 ऑफिसेज़ हैं आमने-सामने, तो बीच में माइक्रोवेव लिंक वो लगा लेगा, तो 600 मीटर का, 700 मीटर का लिंक एक बन जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोवेव की यूसेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए आप एक छोटे से हॉप पे अगर 18 गीगाहर्ट्ज़ और 10 गीगाहर्ट्ज़ लगा दें तो एक बड़ा ही फ्रीक्वेंसी का वेस्टेज होगा। छोटा सा लिंक है तो आप उस पे फ्री वाले जो ई बैंड हैं जिसका कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं होता, जो नॉन कमर्शियल यूजेज के लिए हैं, वो आप उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ा-सा, मैं वापस अपने इस पे जाता हूँ, तो अभी हमने ये देखा बहरहाल कि एक एंटीना स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उसमें हमारे काम की चीज़ें क्या, सबसे काम की चीज़ क्या होती है कि किसी साइज़ के ऊपर आपको मिड गेन क्या है, ये सबसे काम की चीज़ है। पहली की चीज़ ये है, क्योंकि गेन से ही फिर आपने जितना बड़ा आपका फ्री स्पेस लॉस है, जितना बड़ा हॉप है, उतना ही फिर आपको उसको कंपनसेट करने के लिए उतना ही गेन चाहिए होगा। फिर बाकी चीज़ें यानी उसके एक तरह से बाद में आती हैं। फिर ये जो एंड की चीज़ें हैं, मसलन के विंड स्पीड और एंटीने का अपना वेट, ये भी क्योंकि आपके टावर के ऊपर वहाँ पे कितनी हवा चलती है और आपके टावर के साइज़ के उस पे कितनी लोडिंग हो जाएगी। आप सोचें कि अगर आपके पास एक छोटा-सा पोल है 6 फीट का, जो कि छत पे किसी तरह से बाँधा हुआ है, उस पे अगर आप ये एकदम 90 किलो का जो है वो अगर एंटीना लगा देंगे, ठीक है कि इस पे ओडीयू इतना भारी नहीं होता है, लेकिन उसका भी बहरहाल कोई ना कोई वेट होता है, तो इतना ज़्यादा वेट वो पता नहीं सहार भी सकेगा या नहीं, और फिर अगर तेज़ हवा चली तो कितनी तेज़ हवा को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये सब चीज़ें भी फिर आपको देखनी होती हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा-सा आगे आ जाते हैं, तो हम एंटीना माउंट और किट्स की बात करते हैं। तो ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये एक आपका एक एंटीना है। ये जो ऊपर ये जो सफ़ेद रंग का जो इसका बड़ा प्याला की तरह की चीज़ है, ये एंटीना श्राउड कहलाता है। और इसके जो आगे जो एक और चीज़ लगी हुई है ना, जो कि आपको लग रही है चीज़ के ऊपर चढ़ी हुई है, ये रेडोम कहलाती है। रेडोम जो होता है वो आमतौर पे किसी ऐसे मटेरियल का होता है, जैसे चमड़े का हो सकता है या किसी सिंथेटिक मटेरियल का, यानी फाइबर ग्लास का हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ से जो है ना, ये जो एक सुराख आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस माउंटिंग किट के पीछे, यहाँ से टेक्निकली हम असल में इसका ओडीयू यहाँ पे लगाते हैं। तो एंटीना जिसको अब असल एंटीना कहते हैं ना, वो यहाँ से इंसर्ट होता है अंदर। तो अगर ये रेडोम खुला हुआ हो, रेडोम यहाँ पे ना हो, तो जो पानी आएगा, जो बारिश होगी या कोई भी चीज़ आएगी, वो इसको नुकसान पहुँचा सकती है एंटीने को, जो कि यहाँ पे असल में लगा होता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए ये ऊपर एक रेडोम चढ़ाते हैं ताकि ये बचा रहे। ये जो हमने पीछे पढ़ी थी ना, ये सर्वाइवल स्पीड, ऑपरेशन स्पीड, ये असल में इस रेडोम, ये रेडोम कितनी हवा तक ख़राब नहीं होगा, ये उसकी बात असल में हो रही थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एंटीना है, ये इस एक माउंटिंग किट के ज़रिए इस पोल के साथ लगा दिया गया है। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है कि चूँकि हवा चलती है और ये सेंटर इसका यहाँ पे है, लेकिन इसको चूँकि एक ही तरफ से थोड़ी-सी वो मिली हुई है, क्या कहना चाहिए, सपोर्ट इसको यहीं से मिली हुई है। तो ये बाद औक़ात थोड़ा-सा हवा से ऐसे-ऐसे हिलता है कभी-कभी। वो आपको उसके अंदर नज़र आ जाता है, जब उसमें कुछ एरर्स वग़ैरह आते हैं, वो अंदाज़ा हो जाता है कि तेज़ हवा चली तो ये थोड़ा-सा हिल रहा था। तो उसके लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये विंड किट्स होती हैं। यानी एक तरफ से समझें इसने यहाँ से इसको सहारा दिया है, तो दूसरी साइड से आप इस पे विंड किट लगा के दूसरी साइड को आप सहारा देते हैं। तो यहाँ पे ये एक भी हो सकती है और ये मल्टीपल विंड किट्स भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। और ये कैसे लगती हैं, ये उसके लिए थोड़ा-सा दिखाया हुआ है कि ये इस पोल के ऊपर आप एक फिक्सचर लगा के उससे आप इस विंड किट को बाँध देते हैं। तो ये एंटीना की कुछ माउंटिंग और किट्स हैं, यानी अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, आपका एंटीना हिलता है, तो आप एंटीने को 2 चीज़ों से बाँध सकते हैं ताकि वो कम से कम हिले। अच्छा, इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीने के कपलर और एक्सेसरी की तस्वीर आपको सिर्फ दिखाने के लिए, तो ये आपके सामने है, ये एंटीना है कोई भी, ये अब इसके फ्रंट पे ये रेडोम लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका फ्रंट है। अच्छा, देखिए, ये एंटीना माउंट किट है, जो कि एंटीने के पीछे यहाँ पे लगती है, जो कि यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रही है, ये जो लगी हुई है ना, ये इस तरह की एंटीना माउंट किट है। अच्छा, ये जैसे ये छोटा सा एंटीना है, ये ई बैंड का एंटीना है, ये एक माउंट किट के ज़रिए लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ जाएगा, यानी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एंटीने के पीछे ओडीयू लगाने की शायद एक ही जगह है, जो कि ओडीयू डायरेक्ट माउंट हो जाएगा एंटीने के ऊपर ही।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें समझ में आ रहा है कि इस एंटीने पे ये 2-3 ऑडियो लगे हुए हैं। तो एंटीने पे जो है वो आप मल्टीपल ऑडियोज लगा सकते हैं, आमतौर पे 2 लगा सकते हैं क्योंकि एंटीने में 2 पोर्ट्स होती हैं, तो आप 2 ऑडियो लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बाद एंटीने में 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें या तो स्पेशल माउंट्स होते हैं या फिर हमें एक एंटीना माउंट का पूरा एक सिस्टम लगाना पड़ता है, जिसमें हम मुख्तलिफ कपलर्स और जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ कनेक्टर्स हैं, ये वेव गाइड है, क्योंकि ऑडियो के आगे से जो सिग्नल निकलता है ना वो फिर कॉपर केबल पे नहीं जाता है, ऑडियो तक कॉपर की केबल आती है, उसके आगे आपके पास फिर सिर्फ वेव गाइड्स लगते हैं। तो बात सूरत में अगर आप मल्टीपल एंटीना लगा रहे हैं तो आप एक एंटीना माउंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे आप सारी ऑडियोज लगाते हैं, उसकी एक डिफरेंट शक्ल की, जैसे ये एक माउंट है ना, तो उसकी मसलन फर्ज करें अगर आपने 8 ऑडियो एक ही एंटीना पे माउंट करना है, किसी भी वजह से आप कोई ट्रंक रेडियो बना रहे हैं और आपके पास 8-8 ऑडियो हैं, तो एक माउंटिंग का पूरा एक फिक्सचर होता है बड़ा सा, उस पे 7-8 ऑडियो माउंट हो जाते हैं और वहां से एक वेव गाइड फिर चलती है और वो वेव गाइड आके एंटीना की बैक पे लग जाती है। तो इस तरह की फिर उसमें वेव गाइड यूज होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वेव गाइड है, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। इस तरह के कनेक्टर यूज होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की एक्सेसरीज हैं जो कि एक एंटीने को टावर पे माउंट करने और ऑडियो और एंटीने को आपस में कपल करने के लिए यूज होती हैं। इनकी भी फिर अपनी कुछ तफसीलात होती हैं, यानी मसलन अगर आप एंटीना कपल कर रहे हैं, 2 ऑडियो लगा रहे हैं, तो मसलन वो दोनों ऑडियो सेम लॉस के साथ कनेक्ट होंगे या डिफरेंट लॉस, उसको जो है वो हम, यानी हमारे पास 2 तरह की माउंटिंग भी होती है आमतौर पे। जब हम 1+1 में कोई सिस्टम लगाते हैं तो हम उसको सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल तरीके से लगा सकते हैं। तो उसमें फिर हमें ये फ़ायदा होता है कि मतलब जो हमारा मेन है 1+1 में जो मेन चल रहा है वो थोड़ा सा लो लॉस के ऊपर चलता रहता है। जब वो मेन की वजह से फेल होता है और वो सेकेंडरी पे जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए ज़रा हाई लॉस पे चलता है, लेकिन उस दौरान हम उसको जाके ठीक कर देते हैं, तो उसको वापस फिर मेन पे ले आते हैं, मेन फिर दोबारा से ज़रा लो लॉस पे चलता है। यानी ये फिर ये भी वो चीज़ें हैं जो कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ अगली वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा दिखाएं कि अब एक रेडियो है वो कैसे माउंट होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा ख्याल है यहाँ तक अभी मैं इसको एंटीने को ही रखता हूँ। रेडियो की मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को थोड़ा सा कमेंट करिएगा, उसके बारे में मुझे बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, कि मैं इस सीरीज़ पे और ज़्यादा जितनी डिटेल्स की मैं बात कर रहा था, मैं प्रोपगेशन पे और इन सब चीज़ों पे और वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका फीडबैक भी चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा अगर बताएं कि आप लोगों को किस किस मौजूआत पे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। वीडियो तो मैं बनाऊंगा, मैं एक इसका पूरा एक जो है वो एक मैंने यानी समझें कि एक कोर्स इसका पूरा बनाना है, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही। लेकिन अगर मुझे कुछ फीडबैक भी मिलती रहेगी तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिहाज से अडेप्ट करता जाऊंगा। अभी ये वाला आपको कैसा लगा और इसके बारे में कुछ बताइएगा। भी मैं इसकी दूसरी वीडियो भी बनाता हूँ और वो मैं आपको अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम।